ये मजबूरी है हमारी, हमारा कर्म है। શિયાળામાં ઠંડી પડે તો ઠંડીનું આમાં બાર બતા લઈને પડ્યું રહેવું પડે। અમારા બાપ દાદા ગઢિયા है, જેવા એ કામ કરે છે એવું અમે કરે છે। અમારે કોઈ ભણતર ભણતર આવતું નથી। આપણા માથે કષ્ટ માંડી હોય એ આપણે કષ્ટ ભોગવવાની। મરી જાય ને તો અગ્નિ સંસ્કારમાં આખું શરીર કે બળી જાય, પણ એટલા પગ રહ્યા ને એ કે ના બળે હાથ। અને આ સમુદ્ર છે એમાં અમારી પેઢીના પેઢી સચવાઈ રહી છે। રણ છે એ સારું છે અમારા માટે। ये कहानी है नमक की। इतना साधारण कि हम इसके बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन नमक के हर कण में छिपी है एक असाधारण कहानी। कहानी आगरियों की, गुजरात के नमक के किसान जो साल दर साल 8 महीने नमक पकाते हैं ताकि अपना पेट भर सके। કે અમારા વડવાના વડવાએ પહેલા બનાવ્યા હતા, પછી જે અમારા સસરા અને સાસુ હતા એ બી બનાવતા આવ્યા, એ રીતે અમે આ ધંધો કરતા આવ્યા। બીજો કોઈ ધંધો જ નહોતો આના સિવાય। ये कहानी भावनगर के केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन शोध संस्थान के अति विशिष्ट वैज्ञानिकों की भी है। देश का एकमात्र संस्थान जो केवल नमक और नमक टेक्नोलॉजी पर काम करता है। And we are trying our best to improve the living standards of these people while working on the salts. We work in the labs, they work in the field. कच्छ का छोटा रण, द लिटिल रन ऑफ कच्छ, 5000 वर्ग किलोमीटर नमक का रेगिस्तान। नमक के सिवा इस बीहड़ में कुछ भी नहीं। देश का लगभग 76% नमक यहीं से आता है। ना कोई दिशा चिन्ह, ना सड़क, बस यहाँ वहाँ पहियों के निशान और धूल। पहले तो कहते थे कि यहाँ समुंदर थे, पूरा सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट से धीरे धीरे यहाँ का लेवल है वो रण का मिट्टी से ऊपर आता गया। सदियों पहले समुंदर पीछे चला गया और जमीन ऊंची होती गई। अगरियों ने नमक की खेती को अपनी आजीविका बना लिया। यकीन करना मुश्किल है कि यही रेगिस्तान जून के महीने में दलदल बन जाएगा। फिलहाल मार्च का महीना है। जंगली गधे घुड़कर के इलाके में एक लंबी ड्राइव के बाद हमें मिला नमक का पहला खेत। नमक के किसान अगरिया करीब 700 साल से नमक बनाते आए हैं। उनके छोटे छोटे कच्चे झोंपड़े एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर दूर। नमक के इन किसानों के लिए हर साल 8 महीने यही घर, यही आजीविका। नमक की खेती मॉनसून के बाद अक्टूबर के महीने में शुरू होती है। पानी उतरना शुरू होता है और अगरिया यहाँ पहुँचने लगते हैं। ત્યારે ભાત લીધું હોય હારે, પાણી પીવાનું હારે લીધું હોય અને એવા ઊંચા ખોરા બધા ખોઈ અને પાણીમાં ગારો ખૂંદતા ખૂંદતા હાલી પગે ચાલીને આવવાનું। घुटनों तक पानी में चलते चलते आते हैं अगरिया। कुएं को खोदकर दोबारा पानी की तलाश पहला काम। जमीन के करीब 40 फीट नीचे यहाँ खारा पानी है, समुंदर के पानी से कई गुना अधिक खारा। इसी भूमिगत खारे पानी से नमक बनाया जाता है। आવીને પછી કુઈ ગારવાનું ચાલુ કરી છે। 20 ફૂટના કુવા ગારે તો અહીંયા મોટર મૂકે,
પછી એના 30 ફૂટ લાઈન નાખે, કુલ 45 ફૂટથી 50 ફૂટનું તાણ હોય અમારે. એ તો ભાગ ઉપર. પહેલી બાર તો જૂની આપણે કુઈ છે એમાં પાણી મિલતા છે, જો બગડી જાય તો આપણે નસીબ, તો બીજી ગાડી પડે ને. એવું નહીં રણમાં એક જ ઠેકા પાણી નક્કી નહીં હોતું, પાણી હોય અહીંયા नहीं होता, હોય અહીંયા હોય है. हर साल कुआं तैयार किया जाता है, फिर मोटर फिट की जाती है, पाइप बिछाए जाते हैं, नमक के खेत और क्यारियां भी तैयार करनी होती हैं। जमीन को नंगे पांव इस तरह दबाया जाता है ताकि खारा पानी नीचे मिट्टी में ना रिसे। तपती धूप में ये कमर तोड़ काम बार बार करना पड़ता है। खेत को इस तरह तैयार कर खारा पानी पंप किया जाता है। वो पहले खेत में भर जाता है। सूरज की कड़ी धूप और यहाँ की खुश्क हवा, वाष्पन तेजी से होता है। सूरज अत्यारे अमर माटे भगवान, सूरज मीठू पकवे, ई प्रकाश होय तो ज अमर थी धंधो थाय, नके धंधो न थाय। तेज धूप में खेत में रोका गया खारा पानी भाप बन के उड़ता है। इस तरह पानी का खारापन बढ़ने लगता है। इसके बाद पानी को आपस में जुड़े इन खेतों में तरीके से रोका और छोड़ा जाता है। पानी के खारेपन और नमक के डलों पर लगातार नज़र बनाए रखनी होती है। नमक की खेती बहुत मुश्किल है। नमक को लगातार लकड़ी के इस औजार दंतारों से घुमाना पड़ता है। પછી દરરોજ દંતારા એકવાર આમ ખીંચ્યો હોય તો બીજો વારો આવે તો આમ આડો ખીંચીએ, પછી ત્રીજો વારો આવે તો આમ ત્રિકોણો ખીંચીએ। 4 થી 4.5 મહિના કે 5 મહિના જેવા દંતારા ખીંચવા। दंतारों को नमक से इस तरह घुमाना ज़रूरी है। ऐसा ना करो तो नमक की सिल्ली बन जाएगी, तेले नहीं तो फसल बेकार। यहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस चढ़ जाता है। चिलचिलाती धूप, पर इन किसानों को आराम कहाँ। खेत में खारा पानी, नमक के डले नुकीले और सख्त। વાટિયા પડી જાય કે ઓલે ટાંક્યું પડી જાય અંદર તરિયામાં, ટાંક્યું પડે અંદર લોહીના ટીપા આવે ને એવી ટાંક્યું પડે કે આપણે હાલી ના એકવી, અને ક્યારેક તાવે આવી જાય એના કારણ। नमक और रेत की चौंध इनकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। अगरियों के शरीर में भी नमक बढ़ता जाता है। उनका रक्तचाप अधिक, हाथ पांव कठोर और शरीर सूखते जाते हैं। यहाँ मीठा पानी, सब्जी, दूध, दही कुछ भी नहीं मिलता। ज़्यादातर अगरिया कुपोषित है, लेकिन नमक के खेतों में जी जान लगाकर काम करना ही उनकी रोजी रोटी। यही नमक हमारी और आपकी रसोई में आता है। बिखरी हुई जिंदगी है। 8 महीना यहाँ, 4 महीने अपने गांव। अगरिया विकास और शिक्षा से बहुत दूर रहे हैं। हर अगरिया परिवार हर साल 600 से 700 टन नमक बनाता है। नमक अच्छे ग्रेड का हो तो 1 टन का 240 रुपये मिल जाता है, वरना और भी कम। यहाँ रण के रेगिस्तान में अगरिया जी जान लगाकर नमक बनाते हैं। यहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर भावनगर शहर, वहाँ वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में नमक पर काम कर रहे हैं। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में इंजीनियर्स की ये टीम नमक के खेत के डिजाइन और टिकाऊपन पर काम कर रही है। मिट्टी के हर पहलू की वो जांच कर रहे हैं। कणों का आकार, नमी, खारापन, दबाव सहने की क्षमता, इनका काम समस्याओं को सुलझाने पर केंद्रित है।
फर्स्ट टाइम जब हमने उनका विजिट किया, दे वर यूजिंग वेरी ट्रेडिशनल सॉल्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, और एक ही पॉन्ड में उनका नमक बनता था। उसके कारण उनके नमक को वाइटनेस नहीं मिलता था, उनको वैल्यू नहीं मिलता था, तो उनका नमक बिकता भी नहीं था। नमक बनाने के हर चरण का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण, लक्ष्य एक है, नमक का उत्पादन और उसकी शुद्धि बढ़ाना, उत्पादन के खर्च को कम करना। एवरी ईयर आफ्टर मॉनसून उनका जो सॉल्ट वर्क है वो कम्प्लीटली वॉश आउट होता है। तो आई हैव सजेस्टेड देम कि आप ऐसा सॉइल का मटेरियल यूज़ करिए जिससे वंस यू हैव कंस्ट्रक्टेड तो आपका वो एवरी टाइम वॉश आउट नहीं होगा और आपको रिकरिंग कॉस्ट कम होगा। संस्थान ने भावनगर में ही नमक बनाने के प्रायोगिक खेत तैयार किए हैं। यहाँ प्रयोग और परीक्षण होते हैं, नई तकनीकें विकसित होती हैं। बेसिकली जो नमक उत्पादन की प्रक्रिया है वो मैन्युअली करते हैं लोग, उसमें बहुत सारी हार्डशिप्स हैं और उसमें क्या है उनका एफिशिएंसी भी कम होता है और हेल्थ इश्यूज भी बहुत आते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका टाइम सेव किया जाए, क्वालिटी बढ़ाई जाए थ्रू मैकेनिकल इंटरवेंशन एंड साइंटिफिक इंटरवेंशन। ऐसी तकनीकें और यंत्र जिनसे अगारियों पर काम का बोझ कम हो, छोटे पैमाने पर काम करने वाली मशीनों का विकास, जैसे ज़मीन समतल करना, जोतना, नमक जमा करना, उठाना, लादना और धोना, सब काम आसानी और फुर्ती से हो। जब साल्ट हार्वेस्ट करते हैं तो ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, इसे पोस्ट हार्वेस्टिंग क्वालिटी इम्प्रूव बोल सकते हैं हम लोग। तो इंस्टीट्यूट ने छोटा छोटा इक्विपमेंट्स बनाया है ताकि वो छोटा फील्ड में उपयोग हो सके। इस मशीन का डिज़ाइन अनोखा और मौलिक है। आधा टन नमक के ढेर को ये मशीन कुछ ही मिनटों में उठाकर ट्रैक्टर पर लाद देती है। किसी अगरिया को यही काम करने में एक पूरा दिन कड़ी मेहनत करनी पड़े। सदियों से नमक बनाते अगरियों के लिए बेहतर तकनीकें। કે મેં આવું પહેલી વખત જોયું કે આ બધું મને એમ થઈ ગયું ઓહો આવું અમે ક્યારે કરી શકશું। અમે તો મીઠું બનાવીને તો હવે બાપ દાદા વહી ગયા, પણ અમે તો આવા यानी भावनगर જઈને મેં બહુ આ પાણી બધું સાહેબે શીખવાડ્યું, મને બહુ માહિતી મળી। जिस टाइम पे हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम पे, अभी ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो ना हार्वेस्टिंग वाला वो उस टाइम पे तो जरूरी पहनना है क्योंकि वो करते तो पूरा सन का रिफ्लेक्शन आईज में आते हैं, आपका स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आईज को। संस्थान के नमक उत्पादन के प्रायोगिक खेतों में अगरियों को नमक बनाने के आधुनिक तरीके सिखाए जाते हैं। लेके जाओ और ये पानी खारापन नापने वाले इस यंत्र को अगरिया डिग्री नाम देकर अपना चुके हैं। नमक का उत्पादन बढ़ाने और बढ़िया डले बनाने के लिए ये बड़े काम का है। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। खारेपन की 25 से 28.5 डिग्री इकाई पर पहुंचने के बाद ही सबसे अच्छा और सफेद नमक बनता है। 25 નું પાણી હોય ને પછીનું પાણી 25 ને પછી 25 26 પછીનું ક્યારામાં પાણી મીઠું મેકવાનું, પાણી મેકવાનું આપણે। वैज्ञानिकों के पास हुनर है, ज्ञान है, मशीनें और तकनीकें हैं। नमक किसान अगरियों के पास पीढ़ियों का तजुर्बा और ज़मीनी जानकारी। लेकिन अगरियों की समस्याएं भी हैं। ज़रूरी है साझेदारी। People and technology, not the technology and the people. The first step is he has to talk to the people. Where I am going to work, who are the people, who will be my interface. The first thing is only people. Then the technology comes in. वैज्ञानिक और टेक्नीशियन, प्रयोगशालाएं और यंत्र, जब ये दूर दराज के खेतों और लोगों के बीच पहुंचते हैं तब शुरू होता है असली परिवर्तन। સાહેબે મને શીખવાડ્યું ડિગ્રી કેટલી ડિગ્રી જવા દેવાનું, પછી મેં અહીંયાથી ચાલુ કર્યું કે આટલી ડિગ્રી જવા દઉં, ત્યારથી મારું મીઠું થોડુંક લાઇટિંગમાં આવ્યું, સફેદ થયું એમ। અને મેં સાહેબને અહીંયા પ્રશ્ન કર્યો હતો કે સાહેબ મારે ખેરીનો બહુ પ્રોબ્લેમ છે,
તો સાહેબે મને શીખવાડ્યું હતું કે ખેરીનો પ્રશ્ન નહીં આવે. चलती फिरती ये प्रयोगशालाएं अगरियों को बेहद पसंद है. अपने खेत का नमक लिए वो तुरंत आ जाते हैं अपनी समस्याओं का समाधान पूछने. तो हम लोग कहीं भी जाएंगे फील्ड में तो वहीं पे जाके उसको बता सकते हैं कि आपकी क्वालिटी कैसी है, मतलब आपको कब चार्ज करना है, डिस्चार्ज करना है. लोग खुश होते हैं. उसको कहीं भेजना पड़ता था सैंपल, उससे रिपोर्ट आने में देर लगती थी. वो बहुत कीन होते हैं सीखने के लिए. तो उसको मतलब आप जो सिखाते हो वो सीख जाते हैं तुरंत, लेकिन कोई चाहिए उसको सिखाने वाला. મીઠામાં સુધી એમ ખબર પડે એમ કે આને કાવી રીતે હાંકો તો ફાયદો થાય, આવી રીતે કરો તો સારું થાય. કેલ્શિયમ કડક પાણી હાંકો તો ઓછું આવે કેલ્શિયમ એવું હતું જાણવા મળ્યું. नमक की खेती में सबसे बड़ा परिवर्तन है सौर ऊर्जा का आना. अगरियों को नमक बनाने के लिए 24 घंटे मोटर चलाकर पानी पंप करना पड़ता है. जाहिर है उनका सबसे बड़ा खर्च डीजल है. हमें पहले रात में डीजल बांधने पड़ते हैं, दिन में डीजल बांधने पड़ते हैं. अभी दिन में नहीं बांधने पड़ते, रात पे बांधने पड़ते हैं. सोलर से फायदा हुआ है. સોલર આવ્યો ચાંપ જ દાબવાની. અત્યારે ભાઈઓ ઘરે હોય ન હોય. हर अगरिया परिवार हर साल कोई 1200 लीटर डीजल फूंकता था. सौर ऊर्जा आने के बाद ये खपत आधी हो गई है. જેટલું આપણી મરજી પડે ને એટલું મીઠું પકવીશ. પહેલાં તો શેઠીને કહી દે કે બંધ કરી દો તો ઓછું મીઠું પાકે. कर्जे का बोझ उतर रहा है, खर्चा कम और उत्पादन बढ़ रहा है. समुंदर में नमक की तरह सूरज की ऊर्जा भी तो अनंत है. मार्च के बाद भी वो अप्रैल मई 15 तक वो कंटिन्यू चलाते हैं. तो एक मेंबर्स को सोलर की वजह से 100 टन से 150 टन प्रोडक्शन बढ़ा है. हम फील्ड में जाके हमारे साइंटिस्ट और टीम सीखती भी है, हम इनको सिखाते भी हैं. ज्ञान का आदान प्रदान, परंपरा और विज्ञान की साझेदारी. केंद्र बिंदु है नमक. मानव शरीर ना तो सोडियम बना सकता है ना ही क्लोराइड, लेकिन दोनों शरीर की जरूरत. नमक ही हमारे शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित करता है, ऑक्सीजन और पोषण को कोशिकाओं में ले जाता है, रक्तचाप का नियंत्रण करता है और तंत्रिकाओं को इधर से उधर सिग्नल भेजने में मदद करता है. नमक के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. इसीलिए भारतीयों में पाए जाने वाली आयोडीन की कमी दूर करने के लिए नमक एक आदर्श माध्यम बन गया. आयोडीन युक्त नमक की मुहिम देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है. देश की एक और बड़ी समस्या शरीर में लोहे की कमी से होने वाली रक्तहीनता यानी एनीमिया. क्या इसका निदान भी नमक से नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने रक्तहीनता के कुछ गंभीर आंकड़े सामने रखे हैं. 70 से 80% बच्चे, 70% गर्भवती महिलाएं और 24% वयस्क पुरुष एनीमिया के शिकार हैं. क्या नमक में आयोडीन के साथ लोहे को भी जोड़ा नहीं जा सकता? क्या आयोडीन और लौहयुक्त नमक देश की 2 बड़ी जन समस्याओं का समाधान नहीं बन सकता? Nothing can be better carrier than salt. The double fortified salt developed from this lab is such a wonderful product. लक्ष्य साफ था, एक ऐसी प्रक्रिया की खोज जो बेहतर हो और कम दाम पर आयोडीन वाले नमक में लोहा भी जोड़ सके. प्रक्रिया ऐसी हो कि नमक का स्वाद, महक और रंग लंबे समय तक कायम रहे. लेकिन नमक में आयोडीन और लोहे को साथ लाना आसान नहीं. एक को अम्ल चाहिए, दूसरे को क्षार. जब ये आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो आयोडीन बाहर निकल जाती है, नमक का रंग बदल जाता है, उसमें एक खराब महक और स्वाद आ जाते हैं. सोचा था कि ये प्रोजेक्ट ही छोड़ दे या डिसकंटिन्यू करे,
क्योंकि बहुत हमने काम किया, करीब 7-8 साल काम किया। इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी हम सक्सेस नहीं हो रहे थे। खोज का रास्ता चुनौतियों से भरा होता है। एक मौलिक सोच जन्मी, आयोडीन और लोहे को नमक से यूं जोड़ा जाए कि दोनों नमक से जुड़े लेकिन एक दूसरे से दूर भी रहे। ये काम हुआ अणुओं के स्तर पर। And the salt that we have developed, when you take the salt, it gives you the bioavailability. It doesn't change the color, texture, or aroma, or the taste when it is used in the Indianized way of cooking. खाने की किसी भी चीज में इस तरह का परिवर्तन लाना आसान नहीं। आयोडीन और लौह युक्त नमक के हर पहलू की जांच चल रही है। वो कितने समय तक वैसा का वैसा बना रहेगा? बहुत ऊंचे तापमान पर खाने में पकने पर भी क्या ये नमक अपना स्वरूप बनाए रखेगा? सब्जियों, दालों, मसालों और मांस मछली के साथ उसकी प्रतिक्रिया टेस्ट हो रही है। ठोक बजाकर जांच, विषाक्तता और सुरक्षा की जांच, क्रमबद्ध तरीके से अनेक परीक्षण, पहले लैब में जानवरों पर और फिर इंसानों पर ट्रायल। भावनगर का सरकारी मेडिकल कॉलेज इस ट्रायल में भागीदार है। अब तक के नतीजे बहुत अच्छे और प्रभावशाली हैं। रिजल्ट तो बहुत एनकरेजिंग है। उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एलिमेंट्स की, हीमोग्लोबिन लेवल में भी इम्प्रूवमेंट है, इवन आयोडीन स्टेटस में भी इम्प्रूवमेंट है और ये इम्पैक्ट दिखता है। नमक के साथ अगर शरीर में आयोडीन और लोहा भी पहुंचाया जा सके तो रक्तहीनता को कम करने का ये एक अनोखा और सक्षम तरीका होगा। It's going to revolutionize in terms of the human health conditions. Double fortified salt would only be the largest movers for reaching the bottom of the pyramid. हर शोध और खोज के पीछे होती है वर्षों की लगन और काम। CSMCRI के वैज्ञानिकों का एक दल तट पर उगने वाले वनस्पतियों पर शोध करता आया है। खारी मिट्टी और ज्वार भाटा की खारी दलदल में ये पौधे कैसे उगते और पनपते हैं? उनके अंदर पानी के साथ पहुंचने वाले सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्या होता है? उनका ध्यान सैलिकॉर्निया पर गया। सैलिकॉर्निया तट पर जंगली उगता है। ये नमक को अपने अंदर ही जमा कर लेता है। सैलिकॉर्निया से नमक निकालने की प्रक्रिया खोजी जा चुकी है। अनेक प्रयोगों, परीक्षणों और नाकामियों के बाद मिली कामयाबी। सैलिकॉर्निया से मिले नमक की संरचना ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इस नमक में प्राकृतिक रूप से सोडियम कम है और पोटेशियम अधिक। उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ लोहा, जस्ता और तांबा भी है। यही बनाता है इस नमक को असाधारण और लाभदायक। हमारा देश उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है। ब्लड प्रेशर ऊंचा हो तो पहली सलाह खाने में नमक कम कर दो। वनस्पति से मिला ये नमक सलोनी, इसमें सोडियम कम, पोटेशियम अधिक। ये नमक रक्तचाप की बढ़ती समस्या का हल हो सकता है। सलोनी का बड़े पैमाने पर उत्पादन सेहत के साथ आजीविका और पर्यावरण पर भी अच्छा प्रभाव डाल सकता है। Salicornia can be cultivated in 1 hectare of land can produce 12 to 15 ton of biomass, and from 12 to 15 ton of biomass we can get approximately 4 ton of salt. જો આ વનસ્પતિને તમે વ્યવસ્થિત ખેતીથી કરો તો તમે સારી એવી પણ આમાંથી કમાણી કરી શકો એમ છો। बंजर पड़ी खारी तटीय जमीन को सैलिकॉर्निया के खेतों में बदला जा सकता है। तटों पर बसे गांवों के किसानों के साथ बातचीत में उत्साह नजर आ रहा है।
पूरी दुनिया में पहली बार किसी ने वनस्पति से नमक बनाया है। जब काम करते थे तब इतना उम्मीद नहीं रखी थी, तो बाद में सब साइंटिस्ट लोगों ने इतना मेहनत करके ये कार्य को यूएस पैटेंट तक पहुंचाया सफल करने में। Patent, publish and prosper. Discovery does not come just like that. Okay, every discovery takes years. This institute's IP portfolio is one of the strongest in the world. देश के चोटी के वैज्ञानिक संस्थाओं में CSMCRI भी। यहाँ न सिर्फ खाने वाले नमक बल्कि समुद्री रसायनों पर भी काम किया जाता है। संस्थान के काम और उपलब्धियों का सबसे बड़ा सबूत एक और तथ्य। भारत में बंटवारे के समय केवल 20 से 30 लाख टन नमक बनता था। आज की तारीख में ये उत्पादन बढ़कर 300 लाख टन हो चुका है। 10 गुना की प्रभावशाली बढ़त। भारत अब चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक है। हमारा देश अब नमक निर्यात भी करता है। नमक ईमानदारी, वफा, सच्चाई और गौरव का चिन्ह। भारत के लिए आजादी का प्रतीक भी। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह ने ही ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी थी। महात्मा गांधी के शब्दों में हवा और पानी के बाद शायद नमक ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है।